हुआ है। ये हमेशा विन विन सिचुएशन जिसे हम कहते हैं ट्रेड रिलेशनशिप्स के बीच में होती है। जापान के साथ हमारी नीति ऐसी रही है और इस तरीके से ये जो निवेश आ रहा है मेरे विचार में अच्छा रहेगा और हिंदुस्तान की प्रगति की तरफ लेके बढ़ने में सहायता देगा। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर भारत पर इसका इम्पैक्ट उतना बड़ा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि जाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो राहत की सांस इस वक्त ले रहे होंगे कि भारत पर बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और सर, मेरा सवाल आपसे यहां पर यही है कि एक नई दोस्ती नजर आ रही है चीन, भारत और रूस की। जिस तरीके से ये एक नई दोस्ती नजर आ रही है, तीनों देश एक साथ आ रहे हैं, सुधाकर जी आप किस तरीके से इन तीनों देशों को एक साथ आता हुआ देख रहे हैं और किस तरीके से मजबूती आप देख रहे हैं? या अभिषेक, सबसे पहले नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके प्रोग्राम के लिए बुलाया। और जहाँ तक आपकी सवाल है, इस सवाल के तीन चार पहलू हैं। जी सबसे पहला चीज़ है ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल चर्न है, मैं और दूसरे किस्म के एक नज़रिया से देख रहा हूँ। जी आप केंद्रित कर रहे हैं RIC, रशिया, इंडिया, चाइना का जो ग्रुपिंग, और मैं और कुछ देख रहा हूँ। ग्राउंड में जी होके आया हूँ, 2-4 महीना घूम घाम के लोगों से मिलके। US का जो स्टांस है, ये इतना जल्दी होना ठीक सही नहीं होगा, सॉरी, ना भी हो सकता है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं उससे ये जाहिर है कि US का कहीं ना कहीं उन्होंने रिकैलिब्रेट किया है इनका फॉरेन रिलेशंस। काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ उनका फॉरेन रिलेशंस काफ़ी जगह जो है वो हाईजैक हो रखे हैं। सेंट्रल यूरोप की बात करिए, मिडिल ईस्ट की बात करिए, डीप स्टेट उनको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मैं ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में मेरा अंदाज ये कहता है कि जी वही डोनाल्ड ट्रंप कोई सारे कारण की वजह से चाइना का जो एमर्जिंग सुप्रीमेसी है या राइजिंग पावर स्टेटस है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, मिलिट्री माइट हो, या उनका R&D की बात करिए, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई भी चीज़ में आप जी लेते हैं, ट्रेड सरप्लस, ये सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर देखेंगे, एक रीइवैल्यूएट करते हैं, तो ग्लोबल ऑर्डर में US को चंद एक चीज़ों को एहसास होने लगा है क्लियरली। नंबर एक, ये अभी सुपर पावर वो नहीं है जो पहले होते थे कोल्ड वॉर 1.0 में। नंबर दो, वो खुद ही महसूस कर रहे हैं कि ये एक डिक्लाइनिंग पावर है। नंबर तीन, विश्व में जो यूनिपोलैरिटी मकसद के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको ये अंदाज काफ़ी गहरे में लगने जी लगा है कि यूनिपोलैरिटी अभी एप्लीकेब जो उसका जो एप्लीकेशन है वो इतना लाइव नहीं है। मल्टीपोलर एक वर्ल्ड स्टार्ट हो गया जी ना। यही जी मैं आपको दूसरा मोड़ देना चाहता हूँ। चाइना एक देश है जो कि वो कह रहा है कि देखो, यूनिपोलैरिटी मुझे मंजूर नहीं है, ना कि हम एक्सेप्ट करेंगे, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड इज एक्सेप्टेड ग्लोबल लेवल पे। लेकिन यहीं पे चाइना काफ़ी सारे स्टेजेस और लेवल पे उन्होंने ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं कि एशिया के अंदर उनको मल्टीपोलैरिटी मंजूर नहीं है। उनको सिर्फ एक चीज़ को मंजूर है, वो है यूनिपोलर, मतलब एशिया के अंदर वो सुप्रीम है। ये इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं या डायरेक्टली कि इंडिया इज नॉट एन इक्वल विथ चाइना। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। ये इंडिया इज नॉट एन इक्वल इन चाइना। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है, मेरा एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स मेरे मन में ये आ रहा है कि शायद नहीं, काफ़ी सारे चीज़ें पिछले 3-4 साल के अंदर अगर आप उसका निचोड़ निकाल के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोमिनेंट संकेत के जरिए से एक चीज़ साबित हो रही है कि अभी विश्व में एक नया ग्रुपिंग स्टार्ट हो गया है या होने लगा है। वो कौन सा ग्रुपिंग है? मैं इस ग्रुपिंग को G3 कहता हूँ। जी G3 का मीनिंग क्या है? एक तरफ डिक्लाइनिंग पावर, चाहे सुपर पावर बोलिए USA, दूसरा तरफ एक ओल्ड सुपर पावर जो कि USSR था, अभी रशिया, और तीसरे तरफ आपका है एमर्जिंग ग्लोबल पावर 2049 तक, और मिडिल किंगडम को रिजुवेनेट करने का उनका इरादा है। और साथ ही वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन को रिडीम करना चाहते हैं, ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, और इसी के साथ जो सुपर पावर आज के दिन में माना जा रहा है USA, उसको चुनौती देने लायक पोजीशन में आना चाह रहे हैं। तो ऐसा परिस्थिति में मेरे को ये लग रहा है कि रशिया हमारा एवरग्रीन फ्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
हम ये नहीं कहेंगे कि डिपर देन सी एंड हायर देन एवरेस्ट, बट एवरग्रीन। मतलब इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, P5 मेंबर है, प्लस ये एक ऐसा ग्लोबल पावर है जिसका मिलिट्री माइट का जो सबूत है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है जगह जगह। आप सीरिया की बात करिए, आप कहीं का भी उदाहरण आप लेते गए, 2008 तक वो यूएसए का प्लान था कि रशिया को रफा दफा कर देंगे, लेकिन 2008 को उन्होंने जॉर्जिया को एनेक्स करके वो दिखा दिया कि इसको मत आप डिस्कार्ड करिए। इसी तरह क्रीमिया का एनेक्सेशन जो 2014 को हुआ है, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री माइट के वजह से वो एसर्ट कर रहे हैं अपना अथॉरिटी और सुप्रीमेसी को। प्लस उनका मिनरल रिच कंट्री है, ऑयल है, गैस है, हर किस्म की चीजें, और उनके पास वो हथियार हैं जी, बल्कि ज्यादा है अमेरिका से। तो वो अपना सुप्रीमेसी एज अ सुपर पावर, जो अर्स्टवाइल सुपर पावर है, अभी भी उसको रिटेन। इतने सारे सैंक्शन, कोई कोई जगह आपको 30,000 से ज्यादा सैंक्शन मिल जाए, एक्चुअली 16 से 18,000 के करीब सैंक्शन इस देश के ऊपर इम्पोज है। उसका 50% फॉरेक्स को फ्रीज कर रखे हैं। उसी फॉरेक्स को, उसका जो इंटरेस्ट है वो दे रहे हैं किसको? यूक्रेन को दे रहे हैं, ताकि गोला बारूद खरीद के वो रशिया के खिलाफ लड़ाई करे। तो इतने सारे पाबंदी के बावजूद रशिया आज के दिन में अपना सर उठा के चल रहा है, छाती चौड़ा करके। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान को आज के दिन में मेरे विचार के मुताबिक चाइना के साथ चंद एक जो इंपॉर्टेंट इशू हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर एक, चाइना एक 19 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन के बीच वाला एक इकोनॉमी है। नंबर दो, ये एक मिलिट्री पावर, ग्रोइंग मिलिट्री पावर है, जिसका मिलिट्री माइट धीरे धीरे अमेरिका को ओवरटेक करने लगा है। नंबर तीन, यही अमेरिका जो कि सुपर पावर है, इन्हीं का ही डिफेंस सेक्रेटरी केथ हेग्सेथ साहब 12 अप्रैल 2025 को उन्होंने बयान दिया था कि चाइना के पास ऐसा काबिलियत है, ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है, 20 मिनट के अंदर 11 के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो 20 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय कर बिल्कुल सुधाकर जी, ये वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से आपने भी बातचीत में जिक्र भी किया जाहिर तौर पर। अमन जी भी हमारे साथ बने, अमन जी का मैं रुख करूंगा एक बार। अमन जी, जिस तरीके से लगातार इस पूरी बैठक पर सभी की निगाहें बनी रही, इस बैठक में उस विषय पर भी चर्चा हुई जिस पर सभी की निगाहें थी, यानी कि जो व्यापारिक मुद्दा है उस पर, जो व्यापारिक घाटा है उस घाटे को कम करने को लेकर। इस बीच अमन जी, गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत जब चीन से सामान मंगवाता है तो उतनी पाबंदियां नहीं हैं, लेकिन भारत से चीन सामान भेजना कई पाबंदियों का सामना हमें करना पड़ता है, और यही कारण है कि भारत से चीन में 10 से 15 बिलियन डॉलर का सालाना जो आयात है वो हो पाता है, लेकिन जो चीन से सामान भारत आता है वो करीब करीब 100 बिलियन डॉलर का है। देखिए जी, जैसे मैं पहले कह रहा था, पहली बात तो फिजिकल ये जो डेफिसिट होता है इससे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें कहाँ मुनाफा हो रहा है, हमारे लोगों को कहाँ मुनाफा हो रहा है। जब तक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आ रहा है तो हमें उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो चाइना माल बेचता है विश्व के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व में, वो वहाँ की इकोनॉमीज को डोमेस्टिकेट करके फिर बेचता है। मतलब जब चाइना हमारे को यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ बेच रहा है तो यहाँ की भगवान की मूर्तियाँ बना के बेच रहा है। क्या जब हम हिंदुस्तान का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको डोमेस्टिकेट कर पा रहे हैं उस तरीके से? मेरे विचार में अभी भी जो है हिंदुस्तान का जो माल बिक रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, चाहे चाइना हो कहीं हो, वो इतना ज़्यादा डोमेस्टिकेट नहीं किया जा रहा है। चाइना के अंदर मैं बहुत सा बार गया हूँ, वहाँ के ऊपर किया मिनिस्ट्रीज़ ने बुलाया है, उनमें गया हूँ, उनकी मीटिंग्स में गया हूँ। वहाँ पे जो है सारी चीज़ें चाइनीज़ के अंदर हैं। हिंदुस्तान में जब वो नॉर्थ में आते हैं तो हिंदी में, साउथ में जाएंगे तो जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज के अंदर, इतना ज़्यादा उन्होंने एडवांस कर रखा है। हमारे एक्सपोर्टर्स को अभी ये देखना ज़रूरी है, अडेप्ट करना ज़रूरी है कि अगर आपको चाइना को माल बेचना है तो वहाँ के लिए आपको उनको लोकलाइज करके वहाँ की जो प्रोडक्शन है उससे कम्पीट करना पड़ेगा, जो अभी हमारे एक्सपोर्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा आ रहा है। हम वहाँ पे ट्रेड अच्छा कर पा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जोन्स हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, वहाँ पे हमारे ट्रेड सीधा चल रहे हैं, बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। पर जैसी चाइना की मार्केट आती है वहाँ पे एक सिटी दूसरी सिटी अलग अलग प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करना होगा। मेरे विचार में एक ये लीकिना हमारे ट्रेड डेफिसिट में बहुत बढ़ के आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि चाइना की भी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ हैं, पर आप ये समझिए कि चाइना में करीबन 450 MNCs हैं अमेरिका की,
वर्ल्ड ओवर से, अमेरिका से, यूरोप से 450 एमएनसीज प्रेजेंट है वहाँ पे। अगर वो प्रेजेंट है, उन्होंने भी तो एंट्री ली ना, तो हिंदुस्तानी कारीगर को या कंपनी को एंट्री करने में मुश्किल नहीं है वहाँ पे। समझना ये जरूरी है कि हमें डोमेस्टिकेट करना जरूरी है। और जैसे मैं पहले कह रहा था, ट्रेड डेफिसिट कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। किसी देश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होगा, किसी देश के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा। अब जैसे अमेरिका ने निकाला है, वो हाई एंड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, लो एंड प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जो भी उनकी कंज्यूमर मार्केट है, वो ज़्यादातर प्रोडक्ट सब जगह बाहर से खरीदते हैं, बड़ा कम सस्ते पे। हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, मिलिट्री है, AI बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो बाहर दुनिया भर में बेचते हैं। हिंदुस्तान ने अब 2014-15 के बाद डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने शुरू किए। हमने भारतीय वित्त संस्थान पे एक स्टडी की थी, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक डिफेंस ऑफिसर आई थी प्रमिला गुप्ता, उन्होंने एक रिसर्च की थी। उन्होंने 2001-2 में कहा कि अभी डिफेंस इक्विपमेंट्स हम सक्षम हैं बाहर बेचने के लिए, पर भारत सरकार ने करीबन ऑलमोस्ट 12-13 साल तक उसके ऊपर नहीं स्टडी को देखा, पर इस सरकार ने देखा। अब देखा तो इमीडिएटली आप देखिए कितना हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स का रेवेन्यू आ रहा है। अब हम ब्रह्मोस्त्र को भी सोच रहे हैं किस तरीके से हम बाहर उसको बेच सकते हैं, प्रोडक्शन सेंटर बढ़ा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोगों को देखना जरूरी है कि हम किस तरीके से, आज से अगर हम 2000-3000 साल पहले देखें, हिंदुस्तान ने सिल्क रूट बनाया था, हिंदुस्तान का माल बिकता था, किस रेट पे है कोई मतलब नहीं होता। एक्सपोर्ट के अंदर ये चीज़ बहुत देखना जरूरी है कि क्या क्वालिटी आ रही है। सिर्फ चीप क्वालिटी सेल नहीं करती है। जापान ने अपना माल शुरू किया चीप क्वालिटी, चाइना ने अपना माल शुरू किया मार्केट को कैप्चर करने के लिए चीप क्वालिटी, पर एक जो छोटा व्यक्ति भी है वो कहता है मुझे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जैसे HMT कंपनी बनाती थी, हमारी घड़ी जो 200 साल तक चलती रहे, कोई दिक्कत ना है, जरूरी नहीं कि आपको उसको चेंज करना पड़े। एक जो क्वालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के अंदर। अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो आपको मुंह मांगा